चलिए इस वक्त सीधे रुक कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सुनवाते हैं। The ministry would also take out a 24/7 hotline, which would be open in terms of social media. We would provide inputs, advisories, guidance as often as possible. So please look out for that. Now, let me also point out that the area around Kyiv seems to be a conflict area. The area in the east of Ukraine, which is Kharkiv, Suma, and down, of course, these are all conflict areas. And then if you come down towards the Crimea, you see the Odessa area, these are conflict areas. And here, obviously, our advice is to stay as carefully within shelters as possible, unless we have advised otherwise. We have sent a team now, that is the latest development. Our External Affairs Minister has spoken to the Foreign Minister of Moldova. Yesterday he spoke to the Foreign Minister of Hungary, and we have sent. We will have a team in Moldova in place by tomorrow morning. This team will facilitate the crossings of our citizens who are around Odessa and that area, because that is a problematic area also, and we will try and facilitate their crossings into Moldova and then Romania, where they can be picked up to be brought back to India. So this will give you a very brief sense of the lay of the land. And how we plan to ensure that we get as many of our citizens out as quickly as possible in as orderly a manner, given the within the constraints of the situation that is unfolding before us. If we can, here you can see the location of our various MEA teams that are in different parts of the country, essentially along the borders. With Hungary and Slovakia, with Poland, and down with Romania and Moldova. These are where our teams are located. They keep going in and out of Ukraine, but they are along the border areas there. Next, please. These are all the flights that you have. You see, 4 flights have already concluded. 4 flights have either brought or bringing people back as we speak. तो विदेश सचिव को आप सुन रहे थे। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत वो ये जानकारी दे रहे थे कि यूक्रेन में इस मुश्किल हालातों में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए किस तरीके से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, और उन्होंने बताया कि लगभग 1000 भारतीयों को निकाला भी जा चुका है। और इसी बीच युद्धभूमि से एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर यूक्रेन के दावे से जुड़ी हुई है, जो दावा ये बता रहा है कि रूस को एक बड़ा झटका यूक्रेन ने दिया है। यूक्रेन से युद्ध में रूस को बड़े झटके की खबर। खार्किव, जिस पर रूस ने हमला किया, कब्जा किया, बताया गया है कि खार्किव को छुड़ा लिया। यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है। खार्किव एक और महत्वपूर्ण शहर और खार्किव को रूसी कब्जे से मुक्त करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, और यह रूस को एक बड़ा झटका है, क्योंकि रूस कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा शहरों को अपने कब्जे में लेने की। और खार्किव में रूस के सैनिक घुसे थे, हमला हुआ था, उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई, लेकिन अभी देखिए तस्वीरें भी अब वहां से सामने आ रही है। खार्किव पर यूक्रेन के दोबारा कब्जे वाली तस्वीरें हैं। यूक्रेन ने अपने शहर खार्किव को एक बार फिर से रूसी सैनिकों से छुड़ा लिया है, ये दावा। और तस्वीरें देखिए वहां पर ये हमले के बाद और युद्ध के बाद की तस्वीरें हालांकि सामने आ रही है। सड़कों पर आपको ये बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखाई दे रही होंगी, और वहां पर सैनिक जो हैं दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। और ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने यूक्रेन के इस शहर को, जिसका नाम है खार्किव, इसे बचा लिया है, इसे छुड़ा लिया है रूस के कब्जे से। तो खार्किव पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो गया है। गवर्नर की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। तो देखिए ये एक बड़ा झटका सीधे तौर पर। Вот, сука, русский мир. Итак, будет с каждым сюда. तो देखिए ताजा और महत्वपूर्ण तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, और ये रूस को कैसे बड़ा झटका है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कैसे खार्किव, जो कि महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन का, और इस पर रूस जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, रूस के सैनिक घुस गए थे। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहती हूँ कि अब यहाँ पर ये दावा यूक्रेन कर रहा है कि वो इसे छुड़ा चुका है, यानी कि वापस अपने कब्जे में यहाँ पर ले लिया है खार्किव शहर को। ये गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, सैनिक यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक, और ये छुड़ा लेने के बाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जिस तरह से वहां के गवर्नर ने दावा किया है।
और मैं आपको देखिए ये तस्वीरें एक बार फिर से राशन। दिखाना चाहती हूँ। ये यूक्रेन राशन, के राशन। सैनिक बताए जा रहे हैं। बुक कई विज़िट के। तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। देखिए एक गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, उसके पीछे दूसरी गाड़ी और फिर ये एक और गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी और साथ ही सैनिकों की भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती आपको दिखाई दे रही है। इससे पहले यहाँ पर रूस ने कब्जा कर लिया था और Z लिखा हुआ है इन गाड़ियों पर। अगर आप गौर से देखेंगे तो इन गाड़ियों पर Z लिखे होने की बात कही जा रही है। देखिए और Z का मतलब ये हुआ कि ये रूसी सैनिकों की गाड़ी थी, रूसी सेना की गाड़ी थी, लेकिन अब इन सभी पर कब्जा यूक्रेन ने कर लिया। देखिए ये गाड़ी पर लिखा हुआ Z आपको दिखाई दे रहा होगा और ये Z ये बता रहा है कि ये जो गाड़ी है, ये जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां आसपास आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। Z, इस Z का मतलब ये हुआ कि ये रूसी सेना की गाड़ी है जो अब यूक्रेन की सेना के कब्जे में है और इसी के साथ ये एक बड़ा झटका है रूस के लिए, क्योंकि रूस तो इसे एक कामयाबी के तौर पर देख रहा था, लेकिन कैसे यूक्रेन ने अभी हाल ही में ये बयान जारी करके साफ कर दिया कि देखिए खार्किव को तो हमने छुड़ा लिया है। कर्नल दानवीर हमारे साथ हैं। कर्नल दानवीर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पहले रूस ने कब्जा करने की कोशिश की लेकिन यूक्रेन कह रहा है हमने वापस ले लिया। जी हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप जो तस्वीरें दिखा रही थी ये दरअसल ये एक एम्बुश, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये एम्बुश है ये। और ये एम्बुश हुआ है और इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये पूरे इलाके पर फिर से कब्जा हो गया है, या क्योंकि जो अर्बन एरिया की जो लड़ाई है जो ये इतनी आसान नहीं होती है कि एकदम से हाथ ऐसे बदली हो जाएं। अब देखिए ये जैसे ये नक्शा है, इसके ऊपर हमने पहले भी बात करी थी। अब ये कहा जा रहा है कि खार्किव इसके ऊपर दोबारा से कब्जा हो गया है। तो ये जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं इनको, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पहले 24 घंटे के अंदर चारों तरफ से घेर लिया था और ये जो रूरल इलाका है, जो कंट्री साइड है, वहां से बड़े बड़े टैंकों के कॉलम से कीव की घेराबंदी कर दी थी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, इसका जो कंट्री साइड है, जो गांव के इलाके हैं, ये ज्यादातर इसमें रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है। और जितने ये शहर हैं, चाहे दोनेस्क हो, चाहे खार्किव हो, चाहे, तो वो वहां पर यूक्रेनी मूल के लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। और जब रशियन सेनाएं जब आगे बढ़ी तो यूक्रेनी सेना जो है वो दौड़ के और इन शहरों के अंदर उन्होंने मोर्चाबंदी कर ली। और इसीलिए इनको क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। इसको कॉन्टेक्स्ट में ला देता हूं मैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लेनिनग्राड और स्टेलिनग्राड के अंदर इस तरीके के सीज किए थे जर्मन आर्मी ने, और जर्मन आर्मी ऐसे ही शहरों को कब्जा करते करते वो ध्वस्त हो गई। पूरी 6th आर्मी, जर्मन आर्मी, स्टेलिनग्राड पे कब्जा नहीं कर पाई और पूरी तरह खत्म हो गई। इनफैक्ट जर्मनी की हार का कारण भी वो अर्बन एरिया स्टेलिनग्राड का ही बना। तो इसीलिए कीव पर भी कब्जा नहीं कर रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे हैं। और जैसे आप खार्किव की बता रही हैं, ये एम्बुश वाली जो वीडियोस हैं, अब इससे ये दावा नहीं करा जा सकता कि उस पर खार्किव पर यूक्रेनियों ने कब्जा कर लिया है, या गवर्नर की तरफ से, सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर वहां के गवर्नर की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है जो खार्किव रूस की सेना के कब्जे में जा रहा था उसे वापस उन्होंने खींच लिया है, यानी कि वो कब्जा छुड़ा लिया है। और अब हम और काउंटर प्रोपेगेंडा वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। प्रणय वहां से लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रणय के पास हो सकता है कुछ अहम जानकारी इससे जुड़ी हुई। प्रणय, देखिए शिरीन, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, सारा मसला कीव को घेरने का है, कीव तक पहुंचने का है, और जो सारा ऑफेंसिव है रशिया का वो इसी तरफ लगा हुआ है। लेकिन जैसे कर्नल दानवीर कह रहे थे, खार्किव में लड़ाई जो चल रही है, कई शहर है, खार्किव कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन खार्किव में अगर ये दावा सामने आया है कि यूक्रेनी सेना ने पीछे धकेला है या कुछ जगह एम्बुश लगाए हैं, यानी पूरी तरीके से रशियन ट्रूप्स जो हैं वो खार्किव को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, जबकि खार्किव रशियन बॉर्डर से ठीक नजदीक का शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और अगर वहां पर इस तरीके की स्थिति है तो कीव तक पहुंचने में या कीव तक अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन करने में काफी चैलेंज रशियन ट्रूप्स को आने वाला है। इसीलिए जो कीव का ऑफेंसिव वो मेनली बेलारूस की तरफ से है। इस समय एक बहुत डिस्टर्बिंग खबर ये भी आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, बेलारूस की तरफ से नहीं इसका कोई ऐलान किया गया है, लेकिन लगातार यहाँ जो स्थानीय मीडिया है उस पर इस चीज की खबरें लगातार आ रही हैं कि बेलारूस
बेलारूस भी रूस को ज्वाइन कर सकता है, ऑफिशियली ज्वाइन कर सकता है और वो भी ऑफेंसिव स्टार्ट कर सकता है। और इसके मद्देनजर यूक्रेन ने अपनी जो तमाम बॉर्डर्स हैं बेलारूस के साथ, जो दूसरे इलाके लगते हैं, वहां तमाम उसको क्लोज किया है। हालांकि इस लड़ाई के बाद बॉर्डर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं बच गई है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने या बेलारूस की तरफ से भी इन्वेड किया है रशियन ट्रूप्स ने, सारी लड़ाई कीव के आसपास इस समय चल रही है। चाहे वसीली कीव का एयरबेस हो, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, कीव से करीब जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर वो वसीली कीव का एयरबेस है। यूक्रेन का दावा है कि उसने IL-76 और उसमें पैराट्रूपर्स भी थे, उनके साथ 2 IL-76 मार गिराए हैं। हालांकि रशिया ने इसको कहीं कंफर्मेशन नहीं किया है कि इस तरीके का हादसा हुआ है या इस तरीके का कोई एक्शन उसके खिलाफ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है। और तीसरी से महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि जो सारी लड़ाई कीव को बचाने की चल रही है, उसमें अब इट्स लाइक स्ट्रीट फाइटिंग तक लाने की तैयारी यूक्रेन कर रहा है। जो यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस और यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नागरिकों को कहा गया है कि आप पेट्रोल बम का इस्तेमाल करें, आप अगर कहीं भी देखते हैं रशियन ट्रूप्स को देखते हैं तो आप उन्हें कंफ्यूज करें, आप उन्हें रोकें, जो भी पॉसिबल साधन मिलता है उसके साथ उनको शहर की तरफ आने से रोकें। और साथ ही इस शहर को लिंक करने वाले कई ब्रिजेस भी जो हैं वो यूक्रेन ने अपने टारगेट पर ले रखे हैं। वो अपने ही ब्रिजेस ध्वस्त करने की स्थिति में है, लेकिन हर कीमत पर बस सारी कोशिश इस चीज की है कि कीव के अंदर रूसी सेना दाखिल न हो पाए। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है, आई एम श्योर कर्नल दानवीर इस चीज को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे फर्दर, कि किस तरीके से अगर सिटी को कब्जाने की लड़ाई होगी, स्ट्रीट टू स्ट्रीट कॉम्बैट अगर होगी जिसमें सिविलियंस भी इन्वॉल्व हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो सकती है। ये बहुत जो है मतलब इट कुड बी अ ब्लडी वॉर जिसके अंदर बहुत जाने जा सकती हैं, क्योंकि करीब करीब 30 लाख की आबादी का शहर है ये कीव। जी ठीक है, आप प्रणय रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर है कि बातचीत की पहल शुरू हुई है दोनों देशों के बीच। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है युद्ध के इन हालातों के बीच इस खबर का सामने आना कि यूक्रेन और रूस में बातचीत होने की जो कोशिश हो रही है उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव खबर है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल बताया जा रहा है बेलारूस के लिए रवाना हुआ है और अब बातचीत हो सकता है कि मुमकिन हो, क्योंकि बातचीत ही एक रास्ता है इस युद्ध को रोकने का। लगातार एक्सपर्ट्स भी इस बात को लेकर कह रहे हैं और यह दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन और रूस में बातचीत की पहल शुरू हो रही है और यूक्रेनी प्रतिनिधि बेलारूस के लिए रवाना हो गए हैं। यह रूस की मीडिया का बड़ा दावा है, और अगर ये बड़ा दावा होता है तो क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक कोशिश जो है वो तो कम से कम आगे बढ़ी। विवेक काटजू सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक काटजू जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो बातचीत की कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, अगर बातचीत की कोशिश वाकई शुरू हो और वो गंभीर हो तो उसमें जो अनाउंसमेंट होगी वो दोनों देशों से होगी, वो एक देश से काफी नहीं है। इसलिए मेरा शक है कि अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच दोनों देश एक दूसरे का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूस का जो उद्देश्य है वो ये कि किसी तरह यूक्रेन की फौज को अब ज़ेलेंस्की की सरकार के खिलाफ करें, किसी तरह जनता को, यूक्रेन की जनता को बताएं कि तुम्हारा बिल्कुल सर्वनाश होगा और ये सरकार हटाओ, किसी और को लाओ जिससे हम बातचीत कर सकें। देखिए, पुतिन का तीर तरकश से निकल चुका है, अब वो रिट्रीट नहीं कर सकते, ये मुझे साफ दिखता है। अब वो आगे ही जा सकते हैं और अगर युद्ध को गंभीर करना पड़ेगा जिसमें तहस नहस बहुत होगा, तो मुझे ये लगता है कि अगर ज़ेलेंस्की रहे, जब तक ज़ेलेंस्की रहे तब तक पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। ये अच्छी खबर नहीं है लोगों की। जो मेरा अनुमान है, काश की अनुमान गलत हो, जनता इसमें यूक्रेन की जनता को फायदा होगा, लेकिन हकीकत यही मुझे बताती है कि अब जो है फौजें बीच में हैं और यूक्रेन कभी दावा करेगा कि हमने रोक लिया, रूस दावा करेगा कि हम आगे बढ़ गए हैं। इन दावों से अलग अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो उस पिक्चर का इस वक्त साफ है, और वो पिक्चर ये है कि पुतिन अब पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो उनके लिए बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी रूस में। वो लोग पूछेंगे कि आपने ये सब क्यों किया, आप तो इतने बड़े नेता हैं, आपने तो देश की बेइज्जती की, इतने लोगों को नुकसान किया,
यूक्रेन से अब नो रिटर्न की बात आ गई है, तो अब हमें ये देखना है कि ये आगे चल के कैसे होता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं। बात करने के लिए है क्या? शर्तें जो रूस ने लगाई हैं वो ना ज़ेलेंस्की कबूल कर सकते हैं और एक किस्म से ना नेटो कबूल कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें कुछ 2 दिन पहले जो नेटो की समिट के बाद जो नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टन ने बताया कि जो शर्तें पुतिन ने नेटो पे लगाई हैं वो ही ऐसी गंभीर हैं कि अब मामला बहुत ही पेचीदा है, इसको सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो सर जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि पुतिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि ज़ेलेंस्की कुर्सी से नहीं उतरेंगे, कर्नल दानवी। हाँ एब्सोल्युटली, ये कैच 22 सिचुएशन हो गई है, क्योंकि स्टांस ले लिया है, स्टांस हार्डन हो गया है, लेकिन एट द सेम टाइम जब यूक्रेनियंस की विल टू फाइट कम हो जाएगी तब ये बिल्कुल टेबल पर आएंगे, मजबूरन आएंगे, और इनको मजबूरन कान पकड़ के लेके आया जाएगा टेबल पर और दुनिया को दिखाया जाएगा कि ये हम बातचीत से इस समझौते पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी उस तरीके की मजबूरी नहीं आई है, जैसे प्रणय बता रहे थे कि कैसे अर्बन वॉरफेयर की तैयारी हो गई है। खार्किव में एक एम्बुश की तस्वीरें दिखाई आपने, और इसी तरह कीव के चारों तरफ भी घेराबंदी हुई है, लेकिन अंदर नहीं कोई घुस रहा है क्योंकि बहुत बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। इतिहास में हमारे पास उदाहरण है, पूरे देश की सेना जो है नष्ट हो गई थी इसी चक्कर में, और पुतिन के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बनती जा रही है। अगर ये और युद्ध चलता है और ये टेबल पर नहीं आते हैं तो मिलिटरीली पुतिन के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि पुतिन मजबूर हो जाएंगे कीव जैसे शहर के अंदर प्रवेश करने के लिए, और ऐसी स्थिति के अंदर रशियन सेना का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ये मैं फिर से आपको बता दूं कि स्टेलिनग्राड के ऊपर जब जर्मन आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था, 8-10 महीने तक घेर के रखा और अंदर उसको कैप्चर करने में कामयाब नहीं हुए थे, जबकि मॉस्को तक वो पहुंच चुके थे। तो ये ऐसी स्थिति हो गई और पूरी 6th आर्मी, जर्मनी की पूरी 6th आर्मी तबाह हो गई इसी अर्बन वॉरफेयर और इसी अर्बन सीज को लेकर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत की जो खबरें सामने आ रही हैं, उस बातचीत में रूस कोशिश यही करेगा, दबाव बनाने की कोशिश यही होगी कि ज़ेलेंस्की को हटाया जाए। और देखिए अब ये खबरें जरूर आ रही हैं, हालांकि रूस के सूत्रों से आ रही है, रूस की तरफ से ये कहा गया है, ये दावा रूस का है कि यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल बेलारूस के लिए रवाना हुआ है, यानी कि बातचीत की कोशिश हो रही है, इस युद्ध को किसी तरीके से रोका जाए। पुतिन के सहयोगी के हवाले से ये खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की है। ये बातचीत का सिलसिला भी अब देखिए आगे बढ़ रहा है और ज़ेलेंस्की से बेलारूस के राष्ट्रपति की बातचीत की खबर आ रही है। युद्ध और तनाव के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में। जाहिर तौर पर अब एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बीच का रास्ता क्या होगा, क्योंकि जो फिलहाल स्थिति बन चुकी है उससे तो यही समझ आ रहा है कि पुतिन क्या पीछे हटेंगे इससे कम पर कि ज़ेलेंस्की ना हटे, ऐसा फिलहाल तो नहीं समझ आ रहा। लेकिन ये कोशिश, बातचीत की पहल, रूस भी कह रहा है कि बातचीत की कोशिश शुरू हो गई है और बेलारूस के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर जिन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये बेलारूस में ही बताया जा रहा है कि ये बातचीत होगी और जो यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल है वो रवाना हो भी चुका है। और इस बीच बातचीत की ये खबर, विवेक काजू सर, आपको क्या समझ आ रहा है? बेलारूस के राष्ट्रपति अगर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करते हैं तो क्या मायने इसके होते हैं? देखिए ये नेता जो हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो भी चाहते, बेलारूस रूस के बिल्कुल साथ है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि इस समस्या का हल हो, क्योंकि इस समस्या से सबकी स्थिति बहुत ही मुश्किल पड़ रही है, बहुत नाजुक पड़ रही है। लेकिन अब सवाल है कि किन शर्तों पे हल हो। इतना आसान नहीं होता जब युद्ध शुरू हो जाता है कि वो शर्तें जो हैं वो आसानी से मान जाए, सब लोग मंजूर कर लें। इधर ज़ेलेंस्की ये कबूल ने ये साफ दिखा दिया है, वो अपने देश से कह रहे हैं कि तुम्हारी इज्जत का सवाल है। और यूक्रेन की जनता, खास तौर से पश्चिमी यूक्रेन की जनता, दिख रहा है कि वो बहुत नाराज हैं। वो ज़ेलेंस्की के अभी तक तो साथ दे रहे हैं, कल क्या हो ये नहीं पता। तो नेशनलिज्म
राष्ट्रवाद अब आगे बढ़ रहा है, और जब राष्ट्रवाद बीच में आ जाता है तो फिर जो गुत्थी होती है उसको सुलझाना और मुश्किल होता है। मेरा अनुभव यही कहता है मुझे कि इतनी आसानी से ये गुत्थी नहीं सुलझेगी। और एक और चीज मैं कह दूं, जो दानवीर कर्नल साहब कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब, जो वो उदाहरण दे रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध का सही है, लेकिन एक चीज इसमें फर्क है। वो फर्क ये है कि इस वक्त पूरा एयर सुपीरियोरिटी है इसके पास, पुतिन के पास, जो चाहे वो कर दे। और मैं ये आपसे कहता हूं, सर, यानी कि आप अब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आखिर अगर ये बातचीत होती भी है तो बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, वो शर्तें क्या होंगी और किन शर्तों पर मानेंगे। बहरहाल मैं आपको रोकना चाहती हूँ सर, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है, भारतीय छात्रों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा है। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को वापस भारत लाने का सिलसिला भी जारी है और एक और छात्रों का ये विमान जो कि दिल्ली पहुंचा अब से थोड़ी ही देर पहले, जिसमें यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्र हैं और इन तमाम छात्रों को सुरक्षित भारत लाया गया है। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में जहां तहां जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है, सुरक्षित पैसेज के जरिए उन्हें भारत लाया जा रहा है। और एक और दल छात्रों का विमान के जरिए पहुंचा है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे और ये सभी दिल्ली पहुंचे हैं। तो एक एक करके कोशिश यही हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित अपने वतन वापस लौटें। निकलना था बॉर्डर के लिए, उस टाइम भी फाइटर जेट निकले थे और उसके बाद हमें बस पता ही लगा था जैसे हम ईवानों से निकले थे बस में बैठ के बॉर्डर के लिए कि वहाँ मिसाइल्स गिर गए, रेड अलर्ट हो गया, सायरन बज गए, लोग बंकर्स की तरफ गए हैं। हम तो बस उस टाइम शुक्र कर रहे थे, थैंक गॉड हम निकल गए। हम बहुत लकी थे कि उस टाइम हम निकल गए थे। रोमानिया से आप आए हैं, वहाँ पर कैसा रहा? रोमानिया के लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने मतलब कि इतनी ज्यादा हेल्प की। हमें इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी, बॉर्डर पार करने में ही हमें 12 घंटे लग गए थे। तो उस टाइम हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, ताकि यूक्रेन गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो बहुत ज्यादा मतलब कि भेदभाव कर रही थी। पहले यूक्रेनियंस को निकाला या लड़की को निकाला या लड़के को निकाला, तो लड़कों को निकालने में तो उन्हें मतलब कि 8-8 घंटे लग गए थे। तो हमें बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुई थी। फिलहाल आप इंडिया वापस आ गए, कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा ही लग रहा है, हम कह रही हूँ। अब तो कुछ नहीं। 7 घंटे तक हम भी खड़े रहे थे और वो भी ऐसे ही खड़े हैं। उनको तो मतलब आप मानो 8 बजे हैं आज, मतलब अभी भी सुबह के 8 बजे होंगे वहाँ पे, तो 12 घंटे उनको लगातार खड़े हैं वहाँ पे वो। तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वैसे इंडियन एम्बेसी से बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस चलाई जाए, क्योंकि 400 स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो देखिए ये विमान पहुंचा है और जो छात्र पहुंचे थे जो मुश्किल हालातों में वहां थे लेकिन अब अपनी सरजमी पर हैं, उनकी बातचीत आप सुन रहे थे कि कैसे मुश्किल हालातों से वतन लौटकर वो खुश हैं। लेकिन अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं जिन्हें बचाना बाकी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इस युद्ध से जुड़ी हुई कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो गया है। बेलारूस में ये बातचीत के लिए तैयार हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की यूक्रेन बेलारूस में बातचीत करेगा। रूस की मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन अब बातचीत के लिए तैयार हो गया है, यानी कि बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश होगी। ये दावा फिलहाल रूस की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। सीधे इस खबर पर बातचीत के लिए हम रुक करेंगे प्रणय, जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, कोशिश हो रही थी, फिलहाल खबरें आ रही थी और अब ये खबर आ रही है रूस की मीडिया के हवाले से कि बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार हो गया है और बेलारूस में ये बातचीत होगी। जी बिल्कुल, ये खबरें रूस की तरफ से आ रही हैं। रूस की तरफ से ये खबर भी आई थी कि एक प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के गोमेल पहुंच चुका है पहले से, जिसके अंदर रक्षा, विदेश और राष्ट्रपति कार्यालय यानी राष्ट्रपति पुतिन के कार्यालय के प्रतिनिधि भी इस प्रतिनिधिमंडल में हैं। रूस ने एक तरीके से यह संकेत दिया था कि वो बेलारूस में बातचीत करना चाहता है। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हवाले से पहले ये कहा गया कि बेलारूस में जगह मुमकिन नहीं है, बेलारूस में वो बात नहीं करने में इच्छुक है। लेकिन अब से कुछ देर पहले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ में ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई है और उसके बाद ये खबर आ रही है कि यूक्रेन बातचीत के लिए जा सकता है बेलारूस में। हालांकि अभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कार्यालय से इस चीज़ की पुष्टि होना बाकी है। हमने भी इस चीज़ बारे में पूछा है, लेकिन ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि बातचीत की कवायद के लिए ये प्रक्रिया शुरू हुई है और अब इस समय राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऊपर भी इस चीज़ का दबाव है, क्योंकि मिन्स्क एग्रीमेंट भी बेलारूस में ही हुआ था, जिस एग्रीमेंट को लेकर मतभेद उठे थे, जिस मामले को लेकर मामला युद्ध की नौबत तक पहुंचा है, तो वो भी बेलारूस में
में ही हुआ था, जो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। तो ऐसे में अगर बातचीत एक बार फिर बेलारूस में शुरू होती है तो ये निश्चित रूप से एक वेलकम कदम हो सकता है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति पर भी इस चीज का दबाव जरूर है कि वो बातचीत की मेज पर पहुंचे और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाया और इसका समाधान निकाला जा सके। बिल्कुल, क्योंकि समाधान निकाला जा सके और इसीलिए बातचीत की कोशिश हो रही है। रूसी मीडिया की अगर हम यहां पर खबर पर यकीन करें तो दावा क्योंकि यही किया जा रहा है कि बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार हो गया है, बातचीत की टेबल पर बैठकर ये युद्ध खत्म करने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन इसी बीच जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उसे वहां से निकालने की जद्दोजहद भी लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा है। जो छात्र फंसे हुए थे वो अब अपनी सरजमी यानी भारत पहुंच चुके हैं। भारतीय छात्रों का एक और दल विमान के जरिए यूक्रेन से पहुंचा है दिल्ली। और बड़ी खबर, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत इन सभी फंसे हुए छात्रों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही। हमारे संवाददाता ध्रुव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। ध्रुव, थोड़ी देर पहले पहुंचा है ये विमान, आपके आसपास स्टूडेंट्स भी होंगे, जरा बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल 198 स्टूडेंट यहाँ पर जो है आए हैं। आप क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम हर्षवर्धन कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हम यूक्रेन में फंस गए थे, ये रसिया के जो क्राइसिस हुआ था वहाँ पर वार हुआ था। इसके बाद 1-2 दिन तो वहाँ ऐसे ही रहे, हमारे मेस में खाना बंद हो गया, खुद से बना के जो भी हुआ वो कर रहे थे। फिर शाम को खबर आई क्या कि रोमानिया का बॉर्डर खुल गया है तो आप जा सकते हैं। फिर जो हमारे हॉस्टल चला रहे थे उन्होंने एक बस अरेंज किया, हमें रोमानिया भेजा, पर जाम होने की वजह से बस हमें 15 किलोमीटर पहले उतार गई। फिर वहाँ से हम पैदल गए बॉर्डर तक। बॉर्डर पर भी वो बहुत कम लोगों को अलाउ कर रहे थे, एक बार में 20 लोग ही अंदर जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। तो फिर लकीली हम लोग आ गए क्योंकि हमारे 3 फ्रेंड अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। फिर जब बॉर्डर पे आए तो रात को हम लोग 8 बजे बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, पर दूसरे कंट्री के बॉर्डर तक अंदर जाने में इमिग्रेशन हो गया या फिर जो भी चीज़ थी उन सब में पूरा सुबह हो गया था, मतलब 12 घंटे हम वहाँ खड़ा रहे ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जब रोमानिया आए तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें खाना पीना सब कुछ दिया, अच्छे से केयर किया। फिर इंडियन एम्बेसी के लोग आए, उन्होंने बस अरेंज कराई, वहाँ के कैपिटल बुदापेस्ट गए। फिर वहाँ पे एयर इंडिया की प्लेन लगी हुई थी हमारे लिए, वहाँ से सब कुछ अच्छा रहा। पर जो यूक्रेन में हमारा एक्सपीरियंस था वो एज ए स्टूडेंट अच्छा था जब तक वार स्टार्ट नहीं हुई थी, पर जब वार एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर वो बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए वहाँ पर सर्वाइव करना, कुछ भी करना। वहाँ के जो सुपरमार्केट थे जहाँ खाना मिल रहा था, वहाँ जब हम जाते थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, ब्रेड खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं मिलता था। जो पैक्ड फूड मिलता था लाइक बिस्किट्स मिल जाएंगे आपको, पर ऐसा रॉ मटेरियल कुछ नहीं मिलता था। तो देखिए ये छात्रों की आप बीती आप सुन रहे हैं, उन्हीं की जुबानी ध्रुव हमारे संवाददाता आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहीं पर हमारी एक और संवाददाता मदिया भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मदिया, आप कहां पर हैं और आपने भी छात्रों से बात की होगी जो आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं भारत? बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। स्टूडेंट्स एक एक करके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, राहत की सांस ले रहे हैं स्टूडेंट्स के घर अपने वापस आ गए। मेरे साथ वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो इस वक्त यूक्रेन से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Shagun and I studied in Ivano-Frankivsk National Medical University. शगुन, मुझे ये बताइए, आप इवानो में पढ़ती थी, वहाँ से बॉर्डर तक आना कितना मुश्किल रहा आपके? बहुत मुश्किल था, cause we were waiting for advisory that will come through our embassy of India, so we were very worried. तो हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे, इनफैक्ट वो बहुत दिन से रो रहे थे। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स रिलेटिव सबके कॉल्स आ रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि हमारी एम्बेसी हमें अपनी कार लेगी तब उन्होंने राहत की सांस ली। और अब हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडिया वापस आ चुके हैं, अपनी कंट्री। सो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। प्राउड ऑफ इंडिया, वापस अपने देश आ गए, घर वापस आ गए। आंखों में आंसू देख रही हूँ मैं आपके, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी, कैसा लग? बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ हम लोग एक बहुत बड़ी सिचुएशन से निकल के आए हैं और एक काफ़ी डर का माहौल था और हमारे आसपास के एरियाज़ में एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। तो फिर हमने इंडियन एम्बेसी से मदद मांगी और उन्होंने बिल्कुल फ्रीक्वेंटली एक्शन लिया और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, और हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके, हमारे परिवार तक हमें पहुँचाने। जिस सिचुएशन में आप लोग वहाँ थे, क्या कुछ आपने आंखों से देखा? वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन आपके आसपास? मैम, सिचुएशन वहाँ की बहुत बुरी थी। एज अ स्टूडेंट इट्स वाज लाइक, क्योंकि हम एक घर से दूर है तो हम कोई हेल्प करने वाला नहीं था हमारी, तो
तो एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, बार बार खबर आ रही थी कि खार्किव में जो डर का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम लोग काफ़ी डर चुके थे कि हम कभी घर पहुंच पाएंगे भी नहीं, बट फिर हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाया। अपने घर से, फ्लैट से या हॉस्टल से जहां आप लोग रहते थे वहां से बॉर्डर तक आने का सफर कितना डिफिकल्ट रहा? कुछ प्रॉब्लम्स हुई वहां? बॉर्डर से आने का सफर तो लास्ट 8 किलोमीटर को छोड़ के आसान रहा। लास्ट 8 किलोमीटर में क्या हुआ, वो बहुत बड़ा लंबा जाम था, तो हमें वहां से उतर कर पैदल चलना पड़ा 8 to 10 किलोमीटर अराउंड। तो वहाँ हम गए, वहाँ हमने काफी देर वेट किया, 4-5 घंटे वेट करने के बाद हमारा लाइन। ठीक है मध्य, आप हमारे साथ रहिए, ध्रुव भी हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए ये हम लगातार उन छात्रों की जुबानी भी आपको खुद उनकी आप बीती वहां के क्या हालात रहे वो सुना रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको फिर से बता दें कि अब बातचीत की पहल शुरू हो गई है। रूस के मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है सामने कि यूक्रेन बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हो गया है। यानी अब बातचीत के जरिए इस संकट की स्थिति को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस मुश्किल हालातों में क्या हो रहा है वो तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं, लेकिन आखिर ये खत्म कैसे होगा इसकी कोशिश, और क्या ये बातचीत के जरिए ही संभव हो पाएगी? हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सौरभ शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, बातचीत शुरू से ये कहा जा रहा था कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, लेकिन युद्ध की स्थिति में पहुंचा और गंभीर हालात तक पहुंचे, लेकिन अब बातचीत के टेबल पर बैठने की बात कही जा रही है। सौरभ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। अच्छा, कह रहा हूं कि जब जी आधिकारिक जो एक यूक्रेन है, आधिकारिक जो जब तक एक कोई बयान नहीं देता है हमें इसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार एक साइवॉर होता है जो रूस करना चाहता है, क्योंकि वो उसको समझ में आ रहा है व्लादिमीर पुतिन को कि वहां पर उनका जो स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा एक राष्ट्रवादी फीलिंग हो गई है यूक्रेन में, यूक्रेन के राष्ट्रपति डटे हुए हैं, तो रूसी सेनाएं इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो जब तक यूक्रेनी सरकार से एक आधिकारिक बयान नहीं आता, मैं इसको समझूंगा कि ये रिपोर्ट है, क्योंकि कई बार लड़ाई में जानबूझकर ये तरह की चीजें फैलाई जाती हैं ताकि यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की सेना को थोड़ा आश्वासन हो जाए और रूस की सेना आगे बढ़ जाए। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि बातचीत से अगर ये सुलझाया जाए तो बहुत अच्छा है दोनों देशों के लिए, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और दोनों देशों की बड़ी क्षति होगी इसमें। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा भी लगातार इस बीच फैलाया जा रहा है, ये उसका हिस्सा भी हो सकता है। बड़ी खबर, यूक्रेन बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हुआ है, यानी युद्ध की इस स्थिति के बीच अब बातचीत का एक रास्ता ढूंढा जा रहा है। और रूस की मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो गया है और ये बातचीत बेलारूस में हो सकती है। तो बातचीत के जरिए इस संकट की स्थिति को दूर करने की कोशिश की जाएगी दोनों देशों की तरफ से। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर है, युद्ध दोनों देशों में चल रहा है। यूक्रेन में इस वक्त रूस चौतरफा घेराबंदी की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है। और दूसरी तरफ बातचीत की भी खबर कि बातचीत के लिए तैयार हो गया है यूक्रेन। विवेक काटजू सर, हालांकि रूसी मीडिया के हवाले से खबर है कि यूक्रेन तैयार हो गया है, आप कह रहे थे कि बातचीत अगर शुरू हो भी जाती है तो ये इतना आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि पुतिन ने देखिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था जब लड़ाई शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था पहला डीमिलिटराइजेशन, यानी हम चाहते हैं कि यूक्रेन के पास कोई सैन्य शक्ति हो ही नहीं। दूसरा डीनाज़िफिकेशन, जिसका तात्पर्य था कि वो लोग जो नेटो के साथ हमारी शक्ति को हानि पहुंचाना चाहते हैं, या प्रो नेटो सरकार या एंटी रशियन सरकार, वो हमें मंजूर नहीं है। और खास तौर से वो मानते हैं, रूस मानता है कि ज़ेलेंस्की जो है वो उनके खिलाफ है। तो इस स्थिति में अगर बातचीत शुरू होती है और रूस इन 2 शर्तों पर कायम रहता है, तो फिर बातचीत का रास्ता सुगम नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। और इस वक्त जैसे अभी तो यूक्रेन ने कहा ही नहीं, अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा है
कि हम बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, मिन्स्क एग्रीमेंट जरूर हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं बेलारूस में हम बातचीत नहीं करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की से बात की है कि आप, और हो सकता है ये कहा हो आप यहाँ आए, यहाँ पर निष्पक्ष हमारा रुख होगा और आप बातचीत कर सकते हैं। तो अभी तो खेल बहुत आगे तक चलेगा, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। मैं चाहता हूं कि जल्दी खत्म हो, दुनिया चाहती है कि जल्दी खत्म हो, क्योंकि कौन चाहता है युद्ध? जो नुकसान हो रहा है दुनिया में, डर है कि तेल का बाजार उछलेगा। रूस महाशक्ति है, रूस बड़ी है, उस पे जो प्रतिबंध लगाए हैं, फाइनेंशियल प्रतिबंध लगाए हैं, वो सब देशों पर उसका असर पड़ेगा। तो सब चाहते हैं कि ये हो, लेकिन जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है, जब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, जब तीर तर्कस से निकल जाता है तो फिर समाधान मुश्किल ही हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आप सर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इतना आसान भी नहीं होगा। जिस तरह से अब बातचीत की खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि इसमें वो शर्तें कौन कौन सी होंगी और क्या उन शर्तों को दोनों देश मान पाएंगे, इस पर भी बहुत गौर करना होगा। ये बहुत आगे की बातें होंगी और इसीलिए आप और तमाम जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं वो यही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बड़ी खबर को एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बातचीत की खबर कम से कम अभी आ रही है। यूक्रेन तैयार हो गया है बातचीत के लिए और ये बातचीत जो होगी वो बेलारूस में होगी। रूस की मीडिया के हवाले से खबर, हालांकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार नहीं है और ये कहा भी गया कि यूक्रेन ने कहा कि जहां से हमें कोई मदद नहीं मिल रही, हम पर हमले की आशंका है, उन जगहों पर नहीं बल्कि कुछ जगह दी गई थी जहां पर बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल रूस की मीडिया ये कह रही है कि बातचीत के लिए यूक्रेन अब रेडी है, तैयार है। इसके मायने भी आगे आपको हम समझाएंगे अपने एक्सपर्ट से बातचीत करके। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने धमकी दी है नाटो देशों को, बहुत बड़ी धमकी। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रूस की नाटो देशों को बड़ी धमकी है। न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया है, रूस ने यह धमकी दी है। बड़ी खबर इस बीच, रूस लगातार अपने तेवर भी दिखा रहा है, युद्ध तो लड़ ही रहा है, दूसरी तरफ रूस की नाटो देशों को यह बहुत बड़ी धमकी है। इस धमकी के मायने भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि रूस के तेवर कितने ज्यादा तल्ख हैं हर स्तर पर। न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया है, रूस की यह बड़ी धमकी है। कर्नल दानवीर, इस धमकी को कैसे देखा जाए? इस धमकी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है और ये धमकी उस वक्त आती है जब जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और यूक्रेनियन फोर्सेस को एंटी टैंक शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर्ड स्ट्रिंगर मिसाइल्स देने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि नेटो किस तरीके से ज़ेलेंस्की को भरोसा दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, जिसकी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है रशियन शर्तों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए परमाणु हमले के जो डिफेंसिव जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अलर्ट करने का मतलब बहुत सीरियस है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटो अपने जो न्यूक्लियर असला है उसको आर्म कर रहा है, उसकी मूवमेंट कहीं रशियन इंटेलिजेंस ने पकड़ी हो तो उसके जवाब में इस तरीके की कार्रवाई करी गई है। तो ये भी आगे पता लगेगा कि असलियत क्या है, लेकिन इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक्चुअल में थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक कहें तो कोई गलत नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं विवेक काटजू सर, क्या आपको भी यही लग रहा है जो कर्नल दानवीर कह रहे हैं कि इसे हल्के में मत लीजिए और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की एक धमक आप इसे रूस की तरफ से कहीं ना कहीं समझा जाए? देखिए, परमाणु हथियार आर नॉट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, आर नॉट वॉर फाइटिंग, दे आर वो डिटरेंस के लिए हो। सब दुनिया जानती है और महाशक्तियां जैसे रूस और अमेरिका तो जानते ही हैं कि परमाणु युद्ध असंभव है। अगर हो गया तो सब दुनिया नष्ट हो। तो ये सिग्नलिंग कही जाती है, स्ट्रेटेजिक सामरिक सिग्नलिंग की इशारा देते हैं कि अगर आप यूक्रेन को, इशारा जो मैं समझता हूं पुतिन दे रहे हैं वो ये कि देखिए यूक्रेन हमारे लिए
बहुत ही सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो नेटो देश उसको सहायता दे रहे हैं, वो लड़ाई को और एस्केलेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, और हम उस एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। और अगर एस्केलेशन में सबसे ज्यादा तो होता है परमाणु एस्केलेशन होगा, तो हमने अपनी जो डिफेंस फोर्स है परमाणु क्षेत्र में उसको भी तैयार कर दिया। लेकिन ये सिग्नलिंग है, और सिग्नलिंग ये है कि आप जो रुख अपना रहे हैं, जो यूक्रेन को सैनिक मदद दे रहे हैं, उससे गुत्थी जो है और बढ़ेगी। वो ये समस्या का समाधान नहीं है, समस्या इससे सुलझेगी नहीं। तो अभी ये सिग्नलिंग चल रही है। और आज हमारी डिप्लोमेटिक, मैं तो पहले डिप्लोमेट था, तो मेरी नजर होगी कि यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में आज क्या बातचीत होती है और वहां पर भारत क्या रुख अपनाता है। क्योंकि भारत ने जो पिछली सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें अपना रुख थोड़ा बदला। पहले जो उसका रुख था, जो कहता था कि सब देशों को लेजिटिमेट सिक्योरिटी, ठीक है सर, यानी उस पर भी नजर होगी। और जिस तरह से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब यही कि ये बार बार जो धमकियां दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि अब हम अलर्ट पर हैं, इसका मतलब ये कि अब जो रूस है वो क्या परमाणु हमले की भी तैयारी करके बैठा है, इस पर भी आगे बात करेंगे और आपको तस्वीरें भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।